नमस्ते एंड जय हिंद टू एवरीवन। चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी में। हिस्ट्री चल रही है अपनी स्वतंत्रता के बाद, इस चैप्टर का नाम रहेगा। तो दोस्तों हेडिंग पढ़ते हैं, एक नया और खंडित राष्ट्र। भारत अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। पहला है 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों की रहने और रोजगार की समस्या एक चुनौती थी। फिर रियासतों की समस्या, लगभग 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में थी। इनको नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना भी एक समस्या थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। 1947 में भारत की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी। यह आबादी जातियों कम समुदायों तथा अन्य धर्मों को मानने वाली थी। इस विशाल देश के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। उनके खान पान, काम धंधों, पहनावे, रीति रिवाजों में काफ़ी विविधता थी। यानी कि सबके अलग अलग खान पान, भाषा वगैरह थे, सबके अपने अपने ड्रेसिंग सेंस थे। इस विविधता वाले लोगों को एकता में बांधना भी एक बड़ी समस्या थी। एक अन्य समस्या विकास की भी थी। स्वतंत्रता के समय भारत एक विशाल संख्या जो थी वो गांव में रहती थी। वे आजीविका के लिए बारिश पर निर्भर रहते थे। यदि फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर व अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था न थी। इसलिए लोगों को रोजगार व विकास की समस्या उनके सामने मौजूद थी। एकता व विकास की प्रक्रियाओं को एक साथ चलाना था ताकि भारत को हिंसक टकरावों से बचाया जा सके। एक नए संविधान की रचना। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 300 भारतीयों ने दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इसकी बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे। संविधान सभा के भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान था, यानी कि सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार था। अर्थात सभी भारतीय जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक थी उन्हें प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। इससे पहले कभी भारतीयों को खुद अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। अमेरिका में यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में दिया गया। सबसे पहले शिक्षित पुरुषों को, फिर मजदूर पुरुषों को, काफ़ी समय बाद में महिलाओं को सबसे अंत में दिया गया था। यह अमेरिका में वोट देने की परंपरा रही है। संविधान की दूसरी विशेषता थी कि कानून के समक्ष समानता, अर्थात सभी धर्म, जाति या पृष्ठभूमि से संबंध रखने वालों को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के लोगों की मांग थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता था। इन्होंने इसके लिए पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया, जिसका गठन एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु प्रधानमंत्री नेहरू का मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता। भारत में हिंदू मुस्लिम के अलावा सिख, ईसाई, पारसी, जैन, अन्य धर्मों के लोग भी थे। सभी को संविधान में समान अवसर का प्रावधान था, जब जैसे कि हिंदुओं को। संविधान की एक अन्य विशेषता थी कि इसमें समाज के निर्धन व सबसे वंचित तबकों के लिए एक विशेष सुविधाओं की व्यवस्था थी। यानी कि समाज के जो SC ST समुदाय है ना, गरीब आदिवासी है, उनके लिए आरक्षण वगैरह की व्यवस्था थी इसमें, ताकि वो समाज की मुख्य विकास धारा में शामिल हो सके। छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। भारत से मंदिरों में पहले ऊंची जाति के लोग ही जाते थे, उन्हें अब सबके लिए खोल दिया गया। संविधान सभा ने तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें व सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाएगा। अछूतों के साथ साथ आदिवासियों, अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST वालों को भी विधायिका व नौकरियों में आरक्षण दिया गया। संविधान से मिले इन अधिकारों का उद्देश्य इनकी स्थिति में सुधार लाना था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र व राज्य सरकारों की शक्तियां एवं अधिकारों के बंटवारे पर भी चर्चा की। विभिन्न मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूची में बांटा गया। पहला केंद्रीय सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार को ही नियम बनाने का अधिकार होगा। फिर राज्य सूची, ऐसे विषय जिन पर सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है और आपातकालीन परिस्थिति में केंद्र सरकार बना सकती है राज्य सूची के विषयों पर भी, लेकिन सामान्यतः राज्य सूची के विषय पर सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है कानून नियम। समवर्ती सूची कौन सी होती है? इसमें ऐसे विषय आते हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के कानून और नियम बनाते हैं। तो केंद्र सूची पढ़ लेते हैं सबसे पहले। यूनियन लिस्ट भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। कराधान यानी कि टैक्सेशन, कर लगाने की प्रक्रिया, कौमा रक्षा और विदेशी मामलों इत्यादि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। फिर राज्य सूची, इसमें शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल थे, जिसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची, इसमें वन एवं कृषि आदि विषयों
को रखा गया, जिसके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकती थी। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर भी बहुत बहस हुई। अनेक लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजी को भी विदा किया जाना चाहिए तथा अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। इसलिए बीच का रास्ता अपनाया गया तथा संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, वह जबकि अदालतों सेवाओं विभिन्न राज्यों के बीच संचार के लिए इंग्लिश को यूज करने का फैसला किया गया, हिंदी को राजभाषा, ठीक है, और सरकारी कामकाजों के लिए इंग्लिश वगैरह चलेगी। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट। राज्यों का गठन कैसे किया जाए। 1970 के दशक में कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि जैसे ही देश आज़ाद होगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा, अलग राज्य होगा, परंतु आज़ादी के बाद इस आश्वासन को पूरा करने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। कांग्रेस के नेता अपने अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषा जेलों में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनाव में नेहरू वहां प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए थे। अक्टूबर 1952 में गांधीवादी पोटी श्रीरामुलु तेलुगु भाषी हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। कौन? श्रीरामुलु, पोटी श्रीरामुलु, ये धरने पर बैठ गए आंध्र प्रदेश की मांग के लिए। लोगों ने भी इनको फॉलो किया। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्रीरामुलु का देहांत, डेथ हो गई। यह खबर सुनकर विरोध इतना व्यापक हो गया कि केंद्र सरकार को आखिर में माननी पड़ी तथा 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र की स्थापना के बाद में अन्य भाषाई समुदाय भी अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे, अतः एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसने 1952 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा को 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया, यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी से 2 स्टेट निकाले गए, एक तो महाराष्ट्र और एक गुजरात। महाराष्ट्र में मराठी बोलते थे, गुजरात में गुजराती। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषा बोलने वाले अधिकतम सिख थे, हरियाणा में हरियाणवी भाषा थी और यह हिंदी बोलने वाले लोग रहते थे हरियाणा में। विकास की योजनाएं बनाना। भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने व आधुनिक तकनीकी और औद्योगिक आधार निर्मित कराना नए भारत का लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने व उनको लागू करने के लिए योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन किया। ज़्यादातर सहमति यह थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा, जहां राज्य व निजी क्षेत्र दोनों उत्पादन बढ़ाने में योगदान देंगे। योजना आयोग का काम था कौन से उद्योग सरकार द्वारा तथा कौन सा उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाया जाएगा, ये निश्चित करना तथा क्षेत्रों व राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाए, यह सुनिश्चित करना योजना आयोग का लक्ष्य था या काम था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं। 1956 में तैयार की गई इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखेगी। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक तथा विरोधी भी। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया है, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में हमने पढ़ा। आगे चलते हैं। भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की स्थापना से की सहायता से की गई और ये भिलाई है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। यूएसएसआर की मदद से हमने एक स्टील प्लांट यहाँ पे लगाया था 1959 में। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़े प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह। जब भारत आज़ाद हुआ तभी दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ सी समय हुआ था, यानी कि 1939 से 1945 तक चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। 1950 और 60 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ। शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते चले गए। दोनों देश यूएसए और यूएसएसआर ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिए। जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था। गुट निरपेक्ष का मतलब है ना तो पूंजीवादी
देश के गुट में शामिल होंगे, ना ही हम समाजवादी या साम्यवादी देश के गुट में शामिल होंगे। हम तटस्थ रहेंगे। ये था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। सबसे बड़ा नेता था इसका भारत। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना व भारत के राजनेताओं ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति बनाई तथा दुनिया के अन्य देशों ने आह्वान किया कि वे इन दोनों यानी कि यूएसए और यूएसएसआर सैनिक गठबंधनों में शामिल न हो। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। राष्ट्र के 60 वर्षों बाद 15 अगस्त 2007 को भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 60वीं वर्षगांठ बनाई। भारत अभी भी लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। अनेक विदेशी प्रेक्षकों यानी कि ऑब्जर्वर का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है और यहाँ पर प्रेस की भी स्वतंत्रता यानी कि जो मीडिया है उसको भी आज़ादी है। लोगों की भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता में राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई, परंतु आज भी ग्रामीण इलाकों में जाति आधारित भेदभाव पाए जाते हैं। गरीबी तथा अमीरी के बीच में दिन रात का फासला हो गया है। भारत में स्वतंत्रता के समय की गई कसौटियों के हिसाब से भारत बहुत बड़ी सफलता का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन वह विफल भी नहीं हुआ है। अब दोस्तों रिक्त स्थान भरना में केंद्रीय सूची में 3 रिक्त स्थान और विषय रखे गए हैं। तो केंद्रीय सूची में यहाँ पे आप लिख दो कराधान, रक्षा, विदेशी मामले। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, रिक्त स्थान भरना समवर्ती सूची में खालिस्तान और खालिस्तान विषय रखे गए थे। इसमें क्या लिखना है अपने को? वन और कृषि। वन और कृषि लिख सकते हो ख में। ग में लिखना है अपने वह आर्थिक योजना जिसमें सरकार तथा निजी दोनों क्षेत्रों का विकास में भूमिका दी गई थी, उसे खालिस्तान मॉडल कहा गया। तो ग में लिख दो आप मिश्रित मॉडल कहा गया, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे भारत का। चौथा है और अंतिम है दोस्तों इसमें रिक्त स्थान वाले में कि मृत्यु से इतना जबरदस्त आंदोलन पैदा हुआ कि गवर्नमेंट को आंध्र भाषी राज्य के गठन की मांग माननी पड़ी। तो दोस्तों पोटी श्रीरामुलु उन व्यक्ति का नाम था जिनकी मृत्यु के बाद में आंध्र प्रदेश का गठन सरकार को करना ही पड़ा। सही गलत बताना आपको। आज़ादी के समय ज़्यादातर भारतीय गाँव में रहते थे, बिल्कुल सही है। संविधान सभा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी, ये गलत है दोस्तों। पहले राष्ट्रीय चुनाव में केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था, यह भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका जैसा नहीं था, सभी को वोट डालने का अधिकार था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 11 है वो पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों। एक कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर और कैसा लगा कंटेंट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।